आप भी लॉयर हैं, इस पूरे केस को देख रहे हैं, तो आपका शुभ नाम? दीपक मेरा नाम है। दीपक, आप बताइए, आप लॉयर भी हैं, इस पूरे केस में जो दोनों लड़के हैं उनका क्या अब तक का? तो एक जो उसका फ्रेंड है वो पूरा टाइम यही बात कह रहा है कि मेरी इंटेंशन वैसी नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसको घुमाने के लिए लाया था एंड वो खुद मेरे साथ वहाँ से घूमने आई थी। लेकिन जो दूसरा लड़का उसके साथ आया है वो लड़की उसको जानती भी नहीं थी और वो लड़का ये खुद भी मान रहा है कि वो अभी जब उसने उसको बोला साथ चलने के लिए तो वो दोस्त भी उसका और वो जो लड़का है हेमंत शर्मा वो भी ये बात बोल रहा है कि लड़की को इसके बारे में खबर नहीं थी कि दूसरा कोई अननोन लड़का भी उसके साथ चल रहा है। और इस बात की खबर उसको तभी लगी है जब उन्होंने ISBT से इधर ऋषिकेश आने के लिए बस ली है, तब उसको ये पता चला है कि ये उसका फ्रेंड है, वो भी उसके साथ चलेगा। और उसके बाद जब वो यहाँ से ऋषिकेश आ गए हैं, ऋषिकेश में उन्होंने होटल भी लिए हैं, साथ में भी रहे हैं और यहाँ से उसके बाद जब वो कैंप साइड भी गए हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैड इंटेंशन थी लड़कों की, मिलिशियस इंटेंशन थी। और वो इंटेंशन क्योंकि उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई थी तो वो उसको एक आइसोलेटेड प्लेस पे, जहाँ पे कि वो सब जानते हैं कि वो कैंप्स कैसे होते हैं और वहाँ पे कोई एविडेंस भी क्रिएट नहीं हो सकता, कोई डिजिटल एविडेंस भी नहीं आ सकता क्योंकि CCTV फुटेजेस नहीं है। एंड वो इस इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से उसको वहाँ लेके गए। एंड जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने उस बैड इंटेंशन को लड़की से कन्वे किया होगा तो कहीं ना कहीं लड़की ने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाया होगा जहाँ पे वो हेल्पलेस फील कर रही होगी एंड उसने ऑब्जेक्ट भी करा होगा। ऑब्वियसली उसने ऑब्जेक्ट करा होगा कि ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद शायद ऐसा कुछ हुआ है जिसके बीच में उनकी लड़ाई भी हुई है और लड़का इस बात को एडमिट भी कर रहा है कि हमारी आपस में थोड़ी सी झड़प भी हुई थी। एंड झड़प होने के बाद इस बात पे झड़प हुई ये बताया उसने? लड़का इस बात पे नहीं बता रहा है। लड़का एक ही एंगल, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्यूटर्ड हो सकता है कि उनको ये समझ आ रहा हो कि अगर हम इस बात को बताएंगे तो हम बच सकते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि उसके माँ बाप का प्रेशर था पढ़ाई का। एंड जब हमने इस बात में बात करी तो लड़की से मैंने भी यही बोला कि हाँ, तुझे अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। तो जब पढ़ाई की बात उसने करी है तो लड़की उससे गुस्सा होकर चली गई, ऐसा वो बता रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर आप फ्रेंड्स हैं और आपका अगर कोई दोस्त है और वो आपके जैसे अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो आप उस पर लड़ाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस बात को। तो इतनी बड़ी लड़ाई वो नहीं हुई थी जिस पे लड़की सुसाइड कर ले। तो हुआ कुछ और है जो कि वो लड़के पूरी बात नहीं बता रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक हुई है वो यही कह रही है कि ये सुसाइड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक ही एंगल की तरफ इंक्लाइंड है। दूसरा एक एंगल है कि ये एक मर्डर भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पुलिस उस थ्योरी पे काम ही नहीं कर रही है। पुलिस इस थ्योरी पे बिल्कुल काम नहीं कर रही है और वहाँ पे इतने सारे पब्लिक विटनेसेस थे। वो एक क्राउडेड प्लेस है क्योंकि छुट्टियों के टाइम थे, जून का छुट्टियों का टाइम था और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और हमने खुद भी जाके वो जगह देखी है तो वो जगह पे काफ़ी स्पेस था, वहाँ लोग और भी थे। तो अगर वो डूबी है तो उसको डूबते हुए किसी ने देखा नहीं देखा। पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेट नहीं करा कि उस दिन कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे, कैंप में कितने टूरिस्ट आए हैं, क्योंकि कैंप की बुकिंग होती है, ऑफिसेज में बुकिंग होती है, उनका पूरा डेटा क्रिएट होता है। पुलिस ने उस डेटा को सीज नहीं करा है, किसी से कोई पूछताछ नहीं करी है अभी तक, किसी के भी कोई बयान नहीं रिकॉर्ड हुए हैं। इवन जो कैंप साइड पे ओनर भी है, जिस कैंप में वो लोग रुके थे, उसकी भी स्टेटमेंट जो ली गई है वो स्टेटमेंट यही ली गई है कि क्या तुमने इनको आते हुए देखा था, अटेंड करा था। उससे किसी भी तरीके की ये बात नहीं पूछी गई कि इनका कोई झगड़ा भी हुआ है या फिर किस तरीके का झगड़ा हुआ आपने देखा था, लड़कों की क्या इंटेंशन तुम्हें लगी, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है। मतलब पुलिस ने अपने से ही एक जजमेंट दे दिया, ओपन एंड शट केस मान लिया कि ये एक सुसाइडल केस है जिसमें लड़की ने दिल्ली से आकर ये राह चुनी कि वो ऋषिकेश में आके सुसाइड करेगी, इस तरीके का माना जाए। तो ये तमाम वो सवाल हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये एक तरीके का, चूंकि उत्तराखंड के लोग इस पूरी चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा ही एक हत्याकांड कहीं एक बार फिर से तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिसे सुसाइडल केस माना जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक सोची समझी हत्या की साजिश रही हो। और पुलिस की जो थ्योरी है उसको परिवार मानने को तैयार नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ठीक इसी तरीके का होता है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लोगों के मन में तमाम सवाल उठे थे, उसके बाद सरकार को SIT बनानी पड़ी थी। हालांकि SIT की जांच पर भी रह रहकर सवाल उठते रहे। एविडेंसेस की मांग खुद SIT ने की थी, लेकिन उसके बावजूद अब चूंकि पूरा मामला उसमें जजमेंट आ चुका है, इसलिए उस पर सवाल उठाना अब मुनासिब नहीं होगा।
लेकिन लोगों के मन की भावना ये जरूर है कि अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिला या नहीं मिला, ये वो सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या आसाम की जो ये युवती यहां पर आई थी उसके साथ भी कहीं कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं हो रही थी, और जिससे परेशान होकर उसने वहां से हटने की कोशिश की हो, वहां से आइसोलेटेड प्लेस पर, जैसा वकील साहब बता रहे थे दीपक, कि उसने हेल्पलेस महसूस किया हो, और उसके बाद जब उसके जो साथी थे उन्होंने देखा हो कि कहीं ये पूरा मामला खुल न जाए और उसके बाद उसकी कहीं हत्या न कर दी गई हो। सवाल उत्तराखंड पुलिस पर है, सवाल उत्तराखंड पुलिस की तफ्तीश पर है, सवाल इनके न्याय मिलने का है, सवाल इनके न्याय के मिलने से, उस न्याय से संतुष्ट होने का है, क्योंकि ये परिवार जो माता पिता आए हैं इन्हें संतुष्ट करना होगा। उत्तराखंड की पुलिस को अपनी जांच के जरिए ये समझाना होगा, ये बताना होगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी उसके साथ कोई फोर्सफुल जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या आया वकील साहब? पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जिससे ये पता लगे कि कोई सेक्सुअल इंटेंशन, उसमें कोई फोर्सफुल सेक्स उसके अंदर ऐसा हुआ है। किसी तरीके का कोई ऐसा हर्ट का निशान भी नहीं है। तो जो एमएलसी रिपोर्ट्स हैं उससे ये नहीं कहा जा सकता। बट मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्सफुल सेक्स ट्राई किया गया हो सकता है कि अभी उसको इंटेंशन कन्वे की गई हो या फिर अटेम्प्ट करने का ट्राई किया गया हो, और उसके बाद ही ये इंसिडेंट थोड़ा सा प्रेशर में आ गया और वो लोगों के बीच में आपस में झड़प होने लगी। तो मैं नहीं समझता कि इसकी जांच एमएलसी के थ्रू हो सकती है, क्योंकि जब कोई चीज़ हुई नहीं, अभी तक कोई किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो वो एमएलसी की जांच में कैसे आएगा? तो वो एक मेंटल प्रेशर था उस लड़की पे, जो मेंटल प्रेशर बनाया गया होगा, शायद उसके बाद ही ये उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ है। और झगड़ा होने के बाद उस लड़की को हो सकता था कि वो उसको अगर वो लड़के ठीक होते अपनी जगह, तो शायद उसको बोलते कि चलो वापस चलते हैं। और लड़की अकेली लड़की थी, असम से आई हुई थी, तो वो उस स्टेट में तो नहीं थी कि वो इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ के जैसे नीचे आई है वैसे अकेले चली भी जाए और वापस अपना रास्ता सही कर सके। तो इसलिए जहाँ तक लग रहा है कि वो लड़की हेल्पलेस थी वहाँ पे, उसी की वजह से वो वहाँ पर रो भी रही थी, पत्थर के पास भी बैठी है, जैसा कि वहाँ का ओनर भी बता रहा है। तो उन्होंने उसको समझाने का तब ट्राई नहीं करा है। हो सकता है कि उन्होंने उसको कुछ और प्रेशर अप्लाई करा है, जिसकी वजह से बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। उनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं, अगर मुख्यमंत्री या तमाम जो सरकार है उत्तराखंड की वो आपको सुन रही हो तो क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड की सरकार से? उत्तराखंड का सरकार से तो हमारा तरफ से हरासमेंट तो इसे मैंने घटना हो गया, वैसा लड़की तो हम और मिलेगा भी नहीं, इसलिए उसका रश्मिता का तरफ से हमसे न्याय तो लगता ही लगता है। आप क्या चाहती हैं? आप मदर हैं, बिटिया को आपने पाला पोसा बड़ा किया, अब चूंकि बिटिया आपके बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं? सरकार से हम यही चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो देखिए, एक परिवार है, माता पिता हैं, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि ये न्याय की गुहार नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है। एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब सरकार को देना होगा, और इस तरीके से देना होगा कि ये माता पिता, ये परिवार संतुष्ट हो पाए कि जो जांच हुई है वो जांच वाकई में उस वजह को सामने ला रही है जिसकी वजह से ये मौत हुई है। ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि सरकार क्या ये जांच इस तरीके से कराएगी कि ये परिवार संतुष्ट हो पाए और न्याय पूरी तरीके से मिल पाए।